इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पेश है जादू। पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ بدي منك ما تحارمني، لا بكل دقيقة تعذبني. दीपक भारद्वाज कत्ल मामले में बड़ा खुलासा, 2 करोड़ की दी गई थी सुपारी। पुलिस ने भारद्वाज के बेटे से भी की तफ्तीश। महंगाई में इजाफे के बीच मरकजी मुलाजिमीन को मिल सकता है बड़ा तोहफा, 8% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। टेलीकॉम बदनवानी मामले में बीजेपी ने हुकूमत के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। यशवंत सिन्हा ने पीएम को जेपीसी के सामने पेशी के लिए लिखा मकतूब। मुंबई बम धमाकों के मुलजिम अबू सलीम के खिलाफ टाडा के तहत आयद किए गए कुछ इल्जामात लिए जा सकते हैं वापस। हुकूमत मुंबई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेश खिदमत है मंजरनामा और खबरों की शुरुआत चर्चित दीपक भारद्वाज मर्डर मिस्ट्री से। अरबपति बसपा रहनुमा दीपक भारद्वाज कत्ल मामले में अब सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जराये के हवाले से कहा जा रहा है कि दीपक के कत्ल के लिए 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। पकड़े गए शार्प शूटर पुरुषोत्तम ने इस बात का खुलासा किया है। दीपक भारद्वाज कत्ल मामले में प्रदीप नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इस शख्स पर आरोप है कि इसने ही शूटर्स को हथियार सप्लाई किए। इसके साथ ही एक स्वामी नाम के शख्स का भी नाम सामने आ रहा है। गुरु स्वामी नाम का ये शख्स, इस पर इल्जाम यह है कि उसने ही
पुरुषोत्तम को 2 करोड़ की सुपारी दी थी। और इस बीच बीती रात दीपक भारद्वाज के बड़े बेटे से भी पुलिस ने पूछताछ की है। देर रात दीपक भारद्वाज मर्डर केस में पकड़े गए मुलजिमों समेत भारद्वाज के बेटे से पूछताछ की गई। बसंत विहार थाने में रात भर भारद्वाज के बेटे को मुलजिमों के सामने बैठाकर पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद आज सभी मुलजिमों की कोर्ट में पेशी भी हुई है। और फिलहाल इसी पर और इत्तला के साथ चैनल वन न्यूज नामानिगार आर के रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के, फिलहाल क्या कुछ हुआ है, क्या पेशी शुरू हो चुकी है? जी देखिए, अभी जो है इनको कोर्ट रूम 10 है पटियाला हाउस कोर्ट में, उसमें जो जसजीत कौर हैं एमएम हैं उनके सामने पेश किया गया था। और उसमें जो इन्होंने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है टीआईपी का, उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे फोटो पुलिस ने पहले खींच लिए हैं तो हम जो है टीआईपी नहीं करवाएंगे, तो टीआईपी के लिए इन्होंने मना कर दिया। अब इनकी 1:30 बजे के करीब जो है वो पेशी होगी इनके रिमांड को लेके, और रिमांड के जब पुलिस ले लेगी उसके बाद ही फिर कुछ चीजों पे साफ हो पाएगा। जी, साथ ही जो परेड्स को लेकर इनकार किया गया है इन मुलजिमों की तरफ से, इसे लेकर कोर्ट का क्या रुख रहा, जज का क्या रुख रहा? देखिए, जज ने पूछा है इनसे कि आपको क्या टीआईपी करवानी है, तो उन्होंने तीनों ने, सुनील, अमित और जो पुरुषोत्तम है, तीनों ने मना कर दिया कि नहीं, हम टीआईपी नहीं करवाएंगे, हमारी फोटो पहले ली हुई है। क्योंकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में क्या होता है कि जो एविडेंस होते हैं, जो गवाह होते हैं, वो इनकी पहचान करते हैं कि हाँ यही वो लोग थे जिन्होंने गोली चलाई थी, हाँ यही वो शख्स है जो गाड़ी के पास आया था जिसने गेट खोला था और ये हवा में लहरा रहा था। तो इसके लिए इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जिसमें दिखा रहे हैं उस समय गेट पे गार्ड के अलावा 4-5 लोग और थे, 1-2 महिलाएं भी थी जो ये सब देख रही थी, तो उनके लिए टीआईपी करवानी थी, तो इसी टीआईपी के लिए इन्होंने मना कर दिया है। जी, आर के, साथ ही गुरुस्वामी शख्स का नाम सामने आया था सुबह के वक्त और उसी ने सुपारी दी थी पुरुषोत्तम राणा को, ये बात सामने आई थी। इसे लेकर क्या कुछ अब तक अपडेट्स हो पाए हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या क्राइम ब्रांच की टीम गुरुस्वामी तक पहुंच पाई है? देखिए, जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है गुरुस्वामी, ये पूटकला गांव का रहने वाला है और उसमें ये और जो पुरुषोत्तम है ये भी पूटकला गांव का ही है। तो इसमें जो गुरुस्वामी की जो भूमिका है इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। बता रहे हैं कि इसने ही सुपारी दी, 2 करोड़ की सुपारी दी थी। अब गुरुस्वामी ने को किसने सुपारी दी थी या उससे पहले किसी और ने सुपारी दी थी, तो इसकी अब पूरी जांच की जा रही है कि आखिर इसका मुख्य सूत्रधार कौन है, कि क्या गुरुस्वामी है या फिर इसके अलावा जो है यादव है या मलिक है या फिर कोई और है। तो इसी के तहत जो है रात को जो इनको जो हितेश है, जो बड़े बेटे इनके, उनको बुला के पुलिस ने 3.5 घंटे पूछताछ की है। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि जिस दिन ये वारदात हुई थी 26 मार्च को, उसी दिन हितेश की जो सर्विस रिवाल्वर और कार्टेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि पुलिस को शक था कि हो सकता है कि इसकी रिवाल्वर से ये गोली चली हो। तो बहुत सारी अभी चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कौन लोग थे, असली सूत्रधार कौन है, क्योंकि ये सिर्फ अभी मुहरे हैं और इनको भी पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ के बाद ही पता पड़वाएगा कि यादव है, मलिक है, गुरुस्वामी है या फिर कोई इनका करीबी रिश्तेदार है। बिल्कुल। और साथ ही कल रात भर जिस तरह से पूछताछ हुई है दीपक भारद्वाज के बड़े बेटे हितेश से, इस पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आया है, क्या उन पर भी शक अभी कायम है? जी बिल्कुल, पुलिस का अभी शक इनके परिवार के लोगों पे भी है, जो बिजनेस के इनके साथ करते थे उन लोगों पे भी है और कुछ और इनके साथी दोस्तों और रिश्तेदारों पे भी है। तो पुलिस किसी भी एंगल को अभी झुठला नहीं रही है, पुलिस सभी एंगलों पे अभी जांच कर रही है, क्योंकि अभी जो मोटिव जो है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। पुलिस ने अभी जैसे चाहे वो यादव हो, चाहे वो गुरुस्वामी हो, इसके अलावा चाहे वो मलिक हो, इनके सभी के परिवार वालों को डिटेन कर लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है लगातार, इनको छोड़ा नहीं जा रहा है इनके, और इनके जो परिवार के कुछ सदस्य हैं जो उनको भी जो डिटेन किया हुआ है पुलिस ने, उनके साथ पूछताछ कर रही है। तो अभी पुलिस किसी भी एंगल को झुठला नहीं रही है, पुलिस मान रही है कि कहीं भी किसी भी उसमें रूप में कोई भी एंगल हो सकता है जिसमें। इससे पहले आपने बताया था कि जो मुलाजिमीन है उनके वकील का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले में शामिल नहीं थे, तस्वीरें झूठी हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही थी। लेकिन अचानक से पहचान परेड में हिस्सा न लेना, आखिर क्या यहाँ पर कोशिश है? क्या इससे आरोपी जो खेमा है, आरोपी जो पक्ष है, उसकी दलीलें कमजोर नहीं होंगी? देखिए, जो पहचान परेड ना करवाने के लिए जहां तक इनकी बात कहने की है, तो उसमें वकील का ही ये सलाह होगी कि आप जो है कोर्ट में मना कर देना कि हम पहचान परेड नहीं करवाएंगे, इससे तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा। क्योंकि इसमें होता यह है कि जिस समय ये लोग
हवाई फायर करते हुए गोली मारने के बाद ये कार की तरफ लपके थे, तो उसमें 4-5 लोग थे जिन्होंने इनको सामने से देखा था, क्योंकि इन्होंने कोई मुंह पे कोई साफा नहीं बांध रखा था, ना ही कोई कपड़े से ढक रखा था, तो ये इनकी पहचान वो लोग कर सकते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने कहा है कि हम लोग अपनी पहचान परेड नहीं करवाएंगे, ताकि जो एविडेंस है, जो गवाह हैं और जो लोग हैं, इनको पहचान सके और ये बता सके कि हाँ जी यही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या ये जरूरी नहीं है कि इसके लिहाज से कि पहचान परेड कराई जाए? नहीं, देखिए, जो भी संविधान में प्रावधान है कि जो भी कोई आरोपी है, आरोपी से पूछा जाएगा कि क्या उसको उसकी टीआईपी करवाई जाए या नहीं, या अगर वो कोई फोरेंसिक टेस्ट भी उसके साथ होता है, ब्लड टेस्ट होता है या फिर उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, तो उसके लिए भी उसकी परमिशन ली जाती है। संविधान की 173 सीआरपीसी की धारा में ये प्रावधान है कि आरोपी से पूछा जाएगा क्या तुम्हारा केस तुम ट्रायल फेस करना चाहते हो, नहीं फेस करना चाहते, या फिर तुम्हारा जो है टीआईपी करवाई जाए नहीं करवाई जाए। तो ये कैदियों को जो है ये दिया गया है ये सुविधा, तो उसी के तहत इन्होंने जो है मना कर दिया कि हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो नहीं करवाएंगे। इसी वजह से जो है अब इनके दोबारा पेशी होगी, पुलिस इनको रिमांड चलेगी और रिमांड के बाद ही अब साफ हो पाएगा कि आखिर दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरके हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। तो दीपक भारद्वाज मर्डर केस में अब गुरुस्वामी नाम के एक नए शख्स का नाम तो जरूर आया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो इस वक्त अहम खबर आ रही है वो ये है कि पहचान परेड के लिए इनकार कर दिया है तीनों मुलाजिमीन ने, और उनका कहना है कि हमारी तस्वीरें पहले ही ली जा चुकी हैं, इसलिए हम पहचान परेड नहीं करवाएंगे। उधर बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने वजीर आजम मनमोहन सिंह को खत लिखकर उनसे जेपीसी के सामने पेश होने की मांग की है। साबिक टेलीकॉम वजीर ए राजा के बयान को बुनियाद बनाकर सिन्हा ने ये मांग रखी है। राजा ने जेपीसी को भेजे अपने बयान में दावा किया था कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन की नीलामी से जुड़ी पॉलिसीज की से वजीर आजम मनमोहन सिंह और उस वक्त के वजीर खारजा प्रणब मुखर्जी पूरी तरह से वाकिफ थे। दरअसल टेलीकॉम घोटाले के सिलसिले में बीजेपी ने वजीर आजम मनमोहन सिंह के खिलाफ तेवर तल्ख कर लिए हैं। बीजेपी लीडर और टेलीकॉम घोटाले पर बनी जेपीसी के मेंबर यशवंत सिन्हा ने खुद वजीर आजम को खत लिखा है। खत में यशवंत सिन्हा ने मनमोहन सिंह से जेपीसी के सामने पेश होने का मुतालिबा किया है। और हुकूमत मुंबई 1993 बम धमाकों के मुलजिम अबू सलीम के खिलाफ धमाके और हथियार रखने और साथ ही टाडा की मुख्तलिफ दफात के तहत आयद किए गए इल्जामात को वापस लेना चाहती है। जराये के मुताबिक हुकूमत मुंबई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करके अबू सलीम पर लगे 8 में से 6 इल्जामात वापस लेने की इजाजत तलब की है। साथ ही हुकूमत ने आला अदालत से इस हुक्म में भी तब्दीली की दरख्वास्त की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलीम की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हवालगी का शराइत के अलावा लगाए गए इल्जामात में मुकदमा चलाने की हरी झंडी दे दी थी। ख्याल रहे कि अबू सलीम मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मुलजिम है और उसका मुकदमा मुंबई की अदालत में चल रहा है। वाज़ेह रहे कि अबू सलीम को 2005 में पुर्तगाल से हवालगी करके लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जरिए स्टे लगाए जाने की वजह से फिलहाल अदालत में इस मामले की समाअत पर रोक लगी हुई है। और आज का दिन 50 लाख मरकजी कारकुनान के लिए बड़ी राहत की खबर वाला साबित हो सकता है। जराये के मुताबिक मनमोहन हुकूमत आज मरकजी कारकुनान के महंगाई भत्ते में 8% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल मुल्क के मरकजी कारकुनान को 72% महंगाई भत्ता मिलता है। आज इसके 80% हो जाने की उम्मीद है। इसका फायदा 30 लाख पेंशनरों को भी मिलेगा। जराये के मुताबिक ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2013 से लागू होगा। और मरकजी हुकूमत ने आम लोगों को भी तोहफा दिया है। दरअसल पेट्रोल आज से 85 पैसे सस्ता हो गया है। वाज़ेह रहे कि पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल की कीमत में ये दूसरी कटौती है। जराये के मुताबिक कच्चे तेल की बैनुल अक़वामी कीमत में गिरावट के मद्देनजर पेट्रोल की कीमतें घटाई गई हैं। 85 पैसे की इस कमी में किसी भी तरह का कोई टैक्स शामिल नहीं है। और यूपी की दारुल हुकूमत लखनऊ में वाक़े नदवतुल उलमा के नाजिम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना रावे हसन नदवी ने एक तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि मगरिब के मादी निज़ाम तालीम व तरबियात के इंसान को बेराह रवी के रास्ते पर डाल दिया है।
जबकि तालीम का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं है, बल्कि इसका अहम और बुनियादी काम इंसान की सीरत और अखलाक को इंसानी कदरों पर उस्तवार करना है। ऐसे अफराद तैयार करना है जो इंसानियत के लिए नफा बख्श हों। और मुंबई की जमात इस्लामी की गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को तखरीब पसंद तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर अक़लियती कमीशन ने वजीर दाखिला के सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर के अलावा मुतालिका महकमों को एक मकतूब लिखकर जवाब तलब किया है कि इस तंजीम को इस फहरिस्त में क्यों शामिल किया गया है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन किसी कॉलेज में जिहाद की तरबियत दे रही है तो इसके दस्तावेजात पेश किए जाएं। इस तरह से मुस्लिम लड़कियों और ख्वातीन को बदनाम न किया जाए। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मुनाफ हकीम ने कहा कि गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए तहरीक चलाती हैं। इसका मकसद तबलीगे इस्लाम है। ऐसे में इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस तंजीम को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मुस्लिम नौजवानों के साथ साथ मुस्लिम लड़कियां भी अब महफूज नहीं हैं। इस पूरी साजिश की तहकीकात के लिए उन्होंने हुकूमत से सिफारिश की है और किस अफसर की दिमाग की इख्तरा है ये भी पूछा है। और यूपी के देवरिया में वाक़े कैशा देवी महाविद्यालय में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है और हिंदुस्तान का माजी इससे वाबस्ता रहा है। हाल ही में इसका रिश्ता मुल्क से कमजोर हुआ है, लेकिन मुल्क का मुस्तकबिल उर्दू के मुस्तकबिल के साथ वाबस्ता है। तक़सीम वतन के वक्त इस पर बहुत सख्त वक्त आया। आज़ादी कामिल का ऐलान हुआ, तर्ज तहरीर और तर्ज बयां बट गया। इस पर गद्दारी का इल्जाम लगा, मगर ये इल्जाम लगाने वाले सफ़े हस्ती से गायब हो गए। उर्दू आज भी बाकी है, इसलिए इसकी आबियारी में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के खूने जिगर भी शामिल हैं। डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा कि आज़ादी के बाद उर्दू को एक मखसूस मजहब से जोड़ दिया गया, जो कि गलत है, क्योंकि हिंदू भी उर्दू बोलते हैं और उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। दिल्ली से पटना जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस में कुछ नामालूम बदमाशों ने 5 लोगों को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। आपको बता दें कि यह वारदात यूपी के टुंडला के नजदीक हुई। दरअसल बदमाश लूट करने के इरादे से ट्रेन में घुसे और लूट की मुखालफत करने पर बदमाशों ने 5 लोगों को ट्रेन से फेंक दिया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। ब्रेक के बाद हाजिर है, मंजरनामा देख रहे हैं आप। इजरायली फौज ने मस्जिद अक्सा पर हमला कर 10 नमाजियों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद मस्जिद में हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। सहूनी एहलकारों ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब सैकड़ों यहूदी आबादकारों ने किबला अव्वल पर धावा बोलकर तिलमुदी इबादत अदा की। मकामी जराये के मुताबिक फिलिस्तीनी नमाजियों और इजरायल फौजियों के दरमियान उस वक्त झड़पें शुरू हो गई जब सहूनी एहलकारों ने शहरियों पर हमला कर दिया। इजरायली फौज ने मस्जिद अक्सा पर हमला करके 10 नमाजियों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद मस्जिद में हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। दरअसल सहूनी एहलकारों ने कार्रवाई उस वक्त अंजाम दी जब सैकड़ों यहूदी आबादकारों ने भी किबला अव्वल पर धावा बोलकर तिलमुदी इबादत अंजाम दी। मकामी जराये ने बताया कि फिलिस्तीनी नमाजियों और इजरायली फौज के दरमियान उस वक्त झड़पें शुरू हो गई जब सहूनी एहलकारों ने शहरियों पर हमला कर दिया। साथ ही इजरायली फौज असले से लैस थी, जिसकी वजह से इन झड़पों में मुतादिद नमाजी जख्मी हुए हैं। इस दौरान मस्जिद के अहाते में कम से कम 10 नमाजियों को गिरफ्तार किया गया है।
दरियासना मगरबी किनारे के शहर बैतलहम में इजरायली फौज और फिलिस्तीनी शहरियों के दरमियान खौफनाक झड़पें हुई है, जिनमें 10 फिलिस्तीन जख्मी हुए हैं। वहीं शहर के जुनूब में वाक़या लखजर टाउन में होने वाली इन झड़पों के दौरान इजरायली फौज की एक जीप उलट गई है। मकामी जराये के मुताबिक सेहूनी फौज ने फिलिस्तीनियों पर रबड़ की गोलियों की बौछार कर दी है, जिसकी जद में आकर 8 अफराद जख्मी हुए हैं। साथ ही 2 अफराद इजरायली फौज के तशद्दुद से हड्डियां टूटने से जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 3 अफराद को एम्बुलेंस के जरिए रेड क्रॉस के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही जराये के मुताबिक सेहूनी एहलकारों ने जानबूझकर घरों पर आंसू गैस के शेल फेंके, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद दम घुटने से शदीद तकलीफ में मुब्तला रहे। साथ ही मुतादिद अफराद के बेहोश हो जाने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। जराये के मुताबिक फिलिस्तीनी नौजवानों के एक गिरोह ने शाहराह के करीब अर्थ डे की मुनासबत से इसराइली फौज पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में सेहूनी फौज ने नौजवानों पर जहरीली गैस और रबड़ की गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान फिलिस्तीनियों के घरों पर अश्कावर गैस के शेल भी बरसाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वहीं मिस्री जज साहिबान के क्लब ने प्रोसिक्यूटर जनरल तलत अब्दुल्ला पर जोर दिया है कि वो अपने पेशरों की बहाली से मुतालिक अदालती फैसले का एहतराम करें और अपना ओहदा छोड़ दें, वरना दूसरी सूरत में उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिस्री जज साहिबान के क्लब ने प्रोसिक्यूटर जनरल तलत अब्दुल्ला पर जोर दिया है कि वो अपने पेशरों की बहाली से मुतालिक अदालती फैसले का एहतराम करें और अपना ओहदा छोड़ दें, वरना दूसरी सूरत में उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना हो सकता है। जराये के मुताबिक जजेस क्लब ने गुज़िश्ता रोज अपने एक बयान में कहा है कि प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से अपने ओहदे पर बरकरार रहने पर इसरार तौहीन अदालत के जुमरे में आता है और कानून के तहत उस पर उन्हें सजा भी हो सकती है। तलत अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज कहा था कि वो अपने पेशरो अब्दुल मजीद महमूद की बहाली से मुताल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। मिस्र की एक अपील अदालत ने साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल मजीद महमूद की बरतरफी के सदारती हुक्म को कलादम करार दे दिया था और उन्हें उनके ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दिया था। इस अदालती फैसले के बाद अब्दुल मजीद महमूद का कहना था कि उन्होंने अभी मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन वो अदालती फैसले से खुश हैं क्योंकि उसमें अदलिया की आज़ादी पर जोर दिया गया है। सदर मोहम्मद मुर्सी ने एक फरमान के तहत साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल को नवंबर 2012 में बरतरफ कर दिया था और उनकी जगह तलत अब्दुल्ला को नया प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर किया था। अब्दुल मजीद महमूद ने अपनी बरतरफी के खिलाफ अदालत में अपील दायर की थी कि उनकी बहाली के फैसले के बाद मिस्री ईवान सदर एक मरतबा फिर अदलिया के मद्दे मुकाबिल आ चुका है। काहिरा में गुज़िश्ता जुमा को हजारों अफराद ने तलत अब्दुल्ला के खिलाफ मुजाहरा किया था और उन्हें बरतरफ करने का मुतालबा किया था। मुजाहिरीन ने काहिरा में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर को ताले लगा दिए और वहां ये तहरीर लिखकर आवेजा कर दी कि अब बस ओहदा छोड़ें और चले जाएं। मुजाहिरीन तलत अब्दुल्ला की जानिब से जमहूरियत नवाज 5 कारकुनान के वारंटी गिरफ्तारी जारी करने पर नाला थे। इन अफराद पर सोशल मीडिया पर शहरियों को इख्वानुल मुस्लिमून के हेडक्वार्टर्स के नजदीक पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर उकसाने का इल्जाम आयद किया गया था। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता हफ्ते इख्वान के दफ्तर पर धावा बोल दिया था और उसके कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और मिस्र में टीवी पर तंजिया प्रोग्राम के मेजबान और हुकूमत के नाखिद बासिम यूसुफ को तफ्तीश के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। बासिम का मकबूल टीवी प्रोग्राम अंबर नामिज निजी नेटवर्क पर दिखाया जाता है और उसमें सदर मोरसी और दीगर शख्सियात को तमस्खुर का निशाना बनाया जाता है। सनीचर को इस्लाम और सदर मोरसी की तज़हीक के इल्जाम में बासिम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। काहिरा में हुकाम ने बासिम से इल्जामात के हवाले से तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद 15,000 मिस्री पाउंड जरे जमानत जमा करवाने का हुक्म दिया गया। वो पेशे से एतबार के तबीब हैं और साल 2011 में मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ जारी अवामी के दौरान उस वक्त मकबूलियत मिली जब उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर तंजिया अंदाज में तनकीद की वीडियोज इंटरनेट पर जारी करना शुरू कर दी। और पोप फ्रांसिस ने अपने पहले ईस्टर पैगाम में दुनिया भर में अमन कायम करने की अपील की है। उन्होंने बतौर खास शाम को मुखातिब करते हुए कहा कि कितना खून बहाया जा चुका है और कशीदगी का सियासी हल तलाश करने तक मजीद कितनी सौबतें बर्दाश्त करनी होगी। पोप ने मुंतखब होने के बाद अपने पहले ईस्टर पैगाम में दुनिया भर में कायम अमन की अपील की है।
पोप फ्रांस ने अपने खिताब में अफ्रीका और मशरिक वस्ता समेत दुनिया भर में अमन कायम करने का मुतालबा भी किया। उन्होंने बतौर खास शाम को मुखातिब करते हुए कहा कि प्यारे शाम, कितना खून बहाया जाएगा, कशीदगी का सियासी हल तलाश करने तक मजीद कितनी सोबतें बर्दाश्त करना होगी। दरअसल पोप फ्रांस वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में शायर रब्बानी में शरीक थे। पोप ने दुनिया भर में अमन के हवाले से मसाइल का शिकार खित्तों का जिक्र किया। साथ ही मशरिक वस्ता में अमन कायम करने, खास तौर पर इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो किसी मुआहदे के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खुशी खुशी और दिलेराना अंदाज में लड़ाई के खात्मे के लिए मुज़ाकरात बहाल करने चाहिए। साथ ही इराक में अमन के लिए हर किस्म का तशद्दुद खत्म होना चाहिए और सबसे बढ़कर शाम की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। अफ्रीका के हवाले से पोप ने माली, नाइजीरिया, जमहूरिया कांगो और जमहूरिया वस्ता अफ्रीका का जिक्र किया। उन्होंने एशिया में अमन के हवाले से जनूबी और शुमाली कोरिया में किसी मुआहदे के लिए उम्मीद का इजहार भी किया। साथ ही पोप ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दहशतगर्द तंजीमें अक़लियती फिरकों की इबादतगाहों को निशाना बना रही हैं, जो काबिले मजम्मत है। पोप ने कहा कि पूरी दुनिया में अमन अब भी तसाहिल पसंदों की लालची नजरों के बाइस मुनक़सिम है, खुद गर्जी के बाइस जख्मी है, जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी और खानदान को खतरा लाहक है। खुद गर्जी की वजह से इंसानी स्मगलिंग जारी है, जो आज 21वीं सदी में गुलामी के बड़े पैमाने पर फैली हुई है। सेंट पीटर्स के ईस्टर से कबल होने वाले इशाए रब्बानी में पोप ने गैर ईसाई और गुमराह कैथोलिक से दरख्वास्त की कि वो खुदा की तरफ कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह को अपनी जिंदगियों में आने का मौका दे, उनका बतौर दोस्त एतमाद से खैर मकदम करें। वो जिंदगी है, अगर अब तक आपने उन्हें फासले पर रखा है तो अब कदम बढ़ाएं, वो आपको खुले बाजुओं से मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और लीबिया के जुनूबी रेगिस्तानी इलाके में वाक़ एक फौजी कैंप पर नामालूम हमलावरों ने हमला कर 2 अफसरों को हलाक कर दिया और 3 फौजियों को जख्मी कर दिया। फौज के तर्जुमान के मुताबिक यह हमला एक फौजी अड्डे पर हुआ जो कर्नल गजाफी के दौर में फौजी साजो सामान का जखीरा हुआ करता था। ये कस्बा दारुल हुकूमत तराबिलस से 800 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। लीबिया के जुनूबी रेगिस्तानी इलाके में वाक़ एक फौजी कैंप पर नामालूम हमलावरों ने हमला करके 2 अफसरों को हलाक और 3 फौजियों को जख्मी कर दिया है। वहीं फौज के तर्जुमान के मुताबिक ये हमला एक फौजी अड्डे पर हुआ है जो कर्नल गजाफी के दौर में फौजी साजो सामान का जखीरा हुआ करता था। यह कस्बा दारुल हुकूमत तराबिलिस से 800 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक हमलावर 8 कारों पर सवार होकर आए थे। उन्होंने वहाँ पहुँचते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 अफसरान हलाक और दिगर 30 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ स्टाफ के तर्जुमान के मुताबिक अभी इस केस की तहकीकात जारी है। जराये के मुताबिक जुनूब के फौजी गवर्नर जनरल रमजान उस वक्त कैंप में नहीं थे जब हमला हुआ, लेकिन दूसरे फौजी न सिर्फ कैंप में थे बल्कि हमले की जद में आकर जख्मी भी हुए हैं। वाज़ेह है कि साल 2011 में कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत की माजूली के बाद जिस तरह की अफरा तफरी फैली है, उसमें लीबिया के वसी और ईज़ जुनूबी रेगिस्तान हथियारों की स्मगलिंग का रास्ता बंद कर रह गया है और सहरा के बहुत अंदरूनी इलाकों में मुकीम अलकायदा के कारकुनों तक हथियारों की फरहमी आसान हो गई है। साथ ही ये खित्ता बदतरीन लाकानूनियत की जद में आ गया है और वहाँ से गैर कानूनी और ममनुआ दिगर अशिया की स्मगलिंग का सिलसिला भी चल रहा है। कज़ाफ़ी को माजूल करके इक़्तिदार में आने वाली नई हुकूमत ने जुनूबी लीबिया को दिसंबर में फौजी खित्ता करार दिया है और अलजायर, नाइजीरिया, जाड और सूडान के साथ लीबिया की सरहद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। इस हुक्म के बाद फौजी गवर्नर को इसका इख्तियार हासिल है कि वो कानून के मफरूज मुलजिमों को गिरफ्तार करें और गैर कानूनी तौर पर तर्क वतन करके आए हुए लोगों को मुल्क बदर कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني. नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो
या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए